गुड मॉर्निंग। आज बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व के इतिहास को लेकर के उपस्थित हूँ। उस प्रश्न पत्र में हम पढ़ेंगे वापिस पाठ्यक्रम परिचर्चा पर। कल हमने जो पढ़ा था परसों पढ़ा था, कल एग्जाम हुआ था अपना, तो परसों हमने प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पूरा विवरण लिया था। आज जिस चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं वो सेकंड पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र में अपन यूनिट वाइज चले थे और यूनिट वाइज हमने जो जो प्रश्न तैयार किए हैं उन प्रश्नों पे आप प्रश्न पत्र और मेरा वीडियो दोनों उपलब्ध है। आप जो मोस्ट कह रहे थे उनके चक्कर को छोड़ करके अगर यूनिट वाइज तैयारी करते तो कितना बढ़िया रहता है। कल जो जो चीज़ें प्रश्नों मैंने बताई वो कल सारे प्रश्न पत्रों में आपके वैसे के वैसे कंटेंट के साथ आई है। इसके लिए आपका पास पेपर है, मेरा वीडियो भी अवेलेबल है 2 दिन पहले का, उसको देख करके मिलान भी कर सकते हैं कि क्या स्थिति थी। आज मैं वापिस विश्व के इतिहास के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसको लेकर उपस्थित हूँ आपके साथ। पूरा विश्लेषण करेंगे अपन और यूनिट वाइज करेंगे। यूनिट वाइज किस प्रश्नों के आने की कितनी कितनी संभावना है उसके बारे में पूरी परिचर्चा करेंगे। यूनिट में मैंने पहले भी कहा था, प्रथम प्रश्न पत्र जिन्होंने देखा था कि हर यूनिट का एक खेल है और खेल ये है कि 2 लघुत्तरात्मक आते हैं और 1 निबंधात्मक आता है। इसका मतलब 3 बड़े सवाल आ रहे हैं हर यूनिट वाइज और लगभग मैंने ये भी कहा था कि हर यूनिट से लगभग 4 से 5 सवाल बड़े बनते हैं और 4 से 5 में से 3 सवाल यहाँ आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। तो आप यूनिट वाइज चलो, आपके टॉपिक्स कंटेंट पूरे हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। 2-2 नंबरों के पीछे ज़्यादा भागदौड़ नहीं करें, क्योंकि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो उन्हीं कंटेंट से रिलेटेड ही 2-2 नंबर के सवाल आते हैं और हर यूनिट से 2 सवाल ही पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले भी। तो आप कंटेंट पूरा क्लियर कर लो ताकि तीनों स्थितियां आपके क्लियर हो जाए, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। आज हम पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में है क्या? यूनिट फर्स्ट में पूछा गया है, उस टॉपिक में 4 कंटेंट अपने पास है यूनिट फर्स्ट के। एक है सामंतवाद, दूसरा है पुनर्जागरण, तीसरा है धर्म सुधार आंदोलन, और चौथा है वाणिज्यवाद। ठीक है, सवाल कितने आने हैं? 3 बड़े सवाल आने हैं इनमें से, और अपने पास टॉपिक कितने हैं? 4 है। इसका मतलब 4 में से 3 के आने की पूरी संभावना है, तो फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की कोई चीज रहती भी नहीं है बाकी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने भी क्या है, 4 में से 3 क्लियर आ रहे हैं, 2 लघुत्तरात्मक में आएंगे और 1 निबंधात्मक में आएगा। अब क्या है, सामंतवाद में जो भी पूछा जाता है उन चीजों में आपको याद रखना, सामंतवाद के उदय के कारण या फिर पतन के कारण, यानी सामंतवाद क्यों आया ये या पतन के कारण। और इसमें भी ज्यादातर सामंतवाद के उदय के कारण पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है सामंतवाद एक सवाल है, उस सामंतवाद में सिर्फ आपको डायरेक्टली निबंधात्मक प्रश्न पढ़ना है, सामंतवाद के उदय के कारण या पतन के कारण। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ये चीज पढ़नी है सिर्फ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका। दूसरा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बारे में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे, यानी पुनर्जागरण क्यों आया, तो पुनर्जागरण के कारण पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें एक चीज याद रखनी है, पुनर्जागरण जो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में आया वो आया था कला साहित्य में, तो दूसरा इसके कला साहित्य का प्रभाव पूछा जा सकता है, यानी पुनर्जागरण का कला और साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कला साहित्य पर प्रभाव, यानी पुनर्जागरण में आप जिन चीजों को पढ़ोगे उनमें यही देखना है पुनर्जागरण के कारण कला साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरी चीज है कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई वो इटली से हुई थी, तो कहते हैं इटली में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वहां से। तो इटली में पुनर्जागरण के शुरुआत होने के पीछे क्या कारण थे, क्या उत्तरदायी परिस्थितियां थी, उन उत्तरदायी परिस्थितियों को समझना है। तो क्या लिखोगे इसमें, इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ क्यों हुआ, इसके पीछे क्या तर्क थे। आपको भी पता है कुसुम दुनिया का पतन हुआ 1453 की घटना के साथ, और उसी घटना के बाद कुसुम दुनिया के पतन हुआ तो वहां के लोग कई सारे साहित्य लेकर के इटली में ही प्रवेश किए थे, इसलिए वहां से ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। तो उसके बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ना है, इटली से प्रारंभ क्यों हुआ है। दूसरा क्या पढ़ना है, कला साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और एक इसके कारण, यानी कि एक सवाल सामंतवाद से है तो दूसरा पुनर्जागरण से रिलेटेड है। तीसरी चीज पढ़नी है धर्म सुधार, और धर्म सुधार आंदोलन पर आपको निबंध या टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, इसमें तो चीजें देखो साफ सीधे हैं, आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, दूसरा
इस समय एक बहुत बड़ा नेतृत्व करता आदमी था जिसने धर्म सुधार आंदोलन बड़े पैमाने पर विश्व में, मतलब विशेष करके पश्चिमी यूरोप में चलाया। उसका नाम था मार्टिन लूथर। तो धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी, उसका विश्लेषण करने के लिए वो पूछ सकता है, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है आपको। तो ध्यान रखना, धर्म सुधार आंदोलन में आपको मार्टिन लूथर की भूमिका और धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, इस पे फोकस करना है। और लास्ट में है एक वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद की विशेषताएं पूछी जा सकती है। इसके अलावा वाणिज्यवाद में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वाणिज्यवाद में सिर्फ वाणिज्यवाद की विशेषताएं क्या थी, वो चीजें, और विशेषताएं लगभग वाणिज्यवाद की दो प्रकार की है। विशेषताएं दो भी होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी गुण और दोष के आधार पर इनको समझाना है। क्या पढ़ना है, सामंतवाद के उदय के कारण या पतन के कारण, पुनर्जागरण, इसके कारण क्या थे, कला साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, या इटली से प्रारंभ क्यों हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन में इसके कारण पढ़ने, और एक मार्टिन लूथर की भूमिका क्या थी, यानी मार्टिन लूथर को पूरा समझाना, और एक वाणिज्यवाद की विशेषता। यानी कि यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं और 4 में से 3 क्वेश्चंस वहां आ रहे हैं। आप इन चीज पे, जो चीज कह रहा हूं मैं, उन चीज पे फोकस करना है, इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको कंटेंट क्लियर करना है। अब मैं आता हूं यूनिट सेकंड पे। देखो यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट सेकंड में अगर ज्यादातर देखा जाए तो अपने क्रांतियां ज्यादा है, और उन क्रांतियों में एक कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दोनों चीज आप क्लियर कर लेना, इन दोनों में से एक आएगा। क्या है, कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इसके अलावा इसमें जो दे रखा है वो है सब सारे जितने भी क्रांतियां ऐतिहासिक युद्ध हुए उनके बारे में दे रखा है। एक है गौरवपूर्ण क्रांति, कहां की, इंग्लैंड की, 1688 वाली। ठीक है, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, उसी पे चर्चा कर लेना। कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है। एक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और एक है फ्रांसीसी क्रांति। अब देख लो, 4 टॉपिक है अपने पास। यूनिट सेकंड में कितना है, 4, और यहाँ भी आने की संभावना 3 तो गारंटेड है, हर यूनिट से 3 सवाल तो आने हैं, तो 4 में से 3 यहाँ क्या करते हैं। देखो, कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में अल्टरनेट होता है, इनमें से एक पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ ये नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा, लेकिन आपको तैयार दोनों करने हैं। ध्यान रखना, कृषि क्रांति के क्या कारण थे, कारण ही पूछे जाते हैं, और औद्योगिक क्रांति के क्या कारण रहे थे, इनमें ज्यादातर कारणों पर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति क्यों हुई, इंग्लैंड में हुई थी 1688। इसके पीछे क्या कारण थे, यहाँ भी कारण ही पूछा जाएगा। कारण नहीं पूछा गया तो सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि इंग्लैंड की 1688 वाली जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसको समझाइए, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें भी कारण आपको सम्मिलित करने हैं, और अगर डायरेक्टली ऐसे पूछा तो कारण ही पूछे जाएंगे। तो एक तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को समझाना है, कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में से एक प्रक्रम आपको आएगा, उसको देखना है। तो 2 सवाल वैसे हो रहे हैं, और इन दोनों में से भी एक के आने की संभावना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसके पीछे क्या कारण थे, या इसका महत्व क्या रहा, ये 2 चीजें आपको देखनी है, महत्व या कारण। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, इसके भी कारण ही ज्यादातर तो पूछे गए हैं, लेकिन कारण और घटनाएं ध्यान रखना। स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिका का जो हुआ था उसमें भी पूछा जाता है, तो घटनाएं पूछी जाएगी, घटनाओं से ही प्रभाव होगा और वही रिजल्ट के रूप में परिणित होंगे। तो ध्यान रखना, फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका का है, इन दोनों के कारण तो आप पूरे तय कर ही लो। ये सवाल बड़े क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आज दिन तक का जो है उसमें ज्यादातर अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति को 15 नंबरों में ही पूछा गया है, इसलिए इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है आपको। दोनों कर लो यार, गारंटेड है, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% है आपके, या तो फ्रांसीसी क्रांति है या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और जब आपके पास ऑप्शंस मौजूद है कि 2 है और 2 में से एक आना ही आना है, तो उसको पूरी तरह से क्लियर कर लो आप। ये सवाल नहीं जाने चाहिए, और यहाँ से भी आएगा, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि यहाँ 2 सवाल, 3 सवाल यहाँ भी आएंगे, 2+1 यानी कि 2 लघुत्तरात्मक में और 1 निबंधात्मक में। ये है यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड के बाद अपन आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड थोड़ी सी है
वो चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें कम है, ज़्यादातर आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा उसको ध्यान से डिटेल से देखना है। और ये यूनिट सेकंड के बारे में मैंने बताया आपको पूरा। यूनिट फर्स्ट पहले बताता हूँ, यूनिट सेकंड में क्या है वो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं बताऊँगा आपको यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड में क्या है? यूनिट थर्ड में इंग्लैंड में संसदीय सुधार है, नेपोलियन बोनापार्ट है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था है, ठीक है। इंग्लैंड में संसदीय सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, और इसके अलावा जो इंपोर्टेंट है वो है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। ध्यान रखना, नाजीवाद फाशीवाद अलग से हैं, ये एकीकरण अलग से हैं, और एक साम्राज्यवाद का उदय। इसको कम पूछा गया, पूछा भी गया तो 7 नंबर में ज्यादा आया है, ठीक है। अपने पास इसमें ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो यूनिट थर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक के ऊपर है, इसमें 5 है और 5 में से 3 आएंगे। अब देखो पहला क्या है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार, क्या क्या सुधार हुए थे उन पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। सिर्फ एक सवाल बनेगा, इंग्लैंड में संसदीय सुधारों पर टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए, या इंग्लैंड में संसदीय सुधारों को समझाइए। ना कोई कारण पढ़ना है, ना कोई परिणाम है, पूरी की पूरी घटनाएं मात्र है, कौन कौन से सुधार हुए, तो सिर्फ सुधारों को पढ़ना है और सवाल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ सुधार पढ़ने हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की मूल्यांकन ज्यादा पूछा जाता है, पूरा मूल्यांकन करना है, एक योद्धा के रूप में वो कैसा आदमी था। दूसरा, इसकी प्रमुख विजय क्या थी, यानी इसकी उपलब्धियां क्या है, और एक इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था पूछी गई है। कई बार पूछा गया कि महाद्वीपीय व्यवस्थाएं क्या थी, ठीक है। तो क्या करना है, नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा मूल्यांकन, उसकी प्रमुख विजय क्या है, और एक महाद्वीपीय व्यवस्थाओं को समझाना है, ठीक है। तो महाद्वीपीय व्यवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा मूल्यांकन देख रही है, नेपोलियन बोनापार्ट की क्या क्या उपलब्धियां रही थी। तो एक नेपोलियन बोनापार्ट है, इंपॉर्टेंट है नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ा आपके। फिर है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इसको लगभग 7 नंबर में पूछा गया। मैंने पहले बताया, इंग्लैंड में संसदीय सुधार और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था 7 नंबर में ही आई है। अगर ये 15 नंबर में आ जाते तो आपके लिए बोनस है। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था भी इजी है, यूरोप की ये व्यवस्था है, सिर्फ ना कारण पढ़ने ना परिणाम पढ़ने हैं। तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था क्या थी, यूरोप को एकजुट करने के लिए यूरोप के जितने कंट्रीज है उन्होंने आपस में संधियां करके जिन जिन गुटों का निर्माण किया वही कहलाया यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। इसके मामले में आप पढ़ोगे पहले त्रिगुट और फिर शत्रु राष्ट्र मैत्री, इन दोनों का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को समझाइए, सिर्फ समझाना है बस, ये समझाने से रिलेटेड सवाल है और ये भी समझाने से रिलेटेड, यानी इन दोनों टॉपिक में एक एक क्वेश्चन ही है और एक एक क्वेश्चन ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को समझाइए और इंग्लैंड में संसदीय सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरूर 1-2 सवाल एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जिसमें एक तो इसकी महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय व्यवस्था है और एक इसका मूल्यांकन करना है पूरी तौर से। तीसरी चीज है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, इनमें से एक आएगा आपके, या तो इटली का एकीकरण पूछा जाएगा या जर्मनी का एकीकरण, या अल्टरनेट है, ये डेफिनेट कर लो आप। दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे गए हैं, या तो इटली पूछा जाएगा या जर्मनी पूछा जाएगा, इन दोनों को क्लियर करना है, एकीकरण के प्रणाली समझानी है आपको। अब जर्मनी के एकीकरण में किन किन लोगों ने रोल निभाया, इटली में किसने निभाया, नाम तो आपने सुने होंगे, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, ये इन दोनों कंट्रियों से रिलेटेड ही है। तो इन लोगों ने मैजिनी वगैरह, काबूल, तो ये सब आपको यही पढ़ने हैं। तो आपको ध्यान रखना, इटली जर्मनी के एकीकरण की चीज थोड़ी अलग है और एक नाजीवाद फाशीवाद आएगा, वो थोड़ा सा अलग है, उसको अलग से पढ़ना है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके, आएगा एक ही, दोनों को नहीं है, पर आपको तैयारी दोनों की करनी है, दोनों में से एक गारंटेड सवाल है। फिर है नवीन साम्राज्यवाद का उदय, कैसे हुआ था, कैसे प्रचार हुआ, इसके कारण ज्यादा पूछे जाते हैं बस, पर बहुत कम संभावना रहती है इसकी, लेकिन इसके कारण याद करके जाना है। पर नेपोलियन बोनापार्ट, इंग्लैंड में संसदीय सुधार, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण और नवीन साम्राज्यवाद का उदय, 5 टॉपिक है और 5 में यहाँ भी 2+1 का खेल है। यूनिट थर्ड में भी क्या है, 2 लघुतरात्मक और 1 निबंधात्मक। ज्यादातर निबंधात्मक की जो
अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ज्यादातर संभावना नेपोलियन बोनापार्ट की ही है, पर नेपोलियन बोनापार्ट नहीं आता है तो फिर दूसरे 15 नंबर में आने की संभावना ज्यादा रहेगी, लेकिन ज्यादातर 15 नंबर में आने की संभावना नेपोलियन बोनापार्ट की है। और उसमें 3 प्रकार से आपको क्वेश्चंस को देखना है। बाकी यूरोप की स्वीप व्यवस्था भी है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार भी है। अपने पढ़ने सब सवाल निबंधात्मक के रूप में है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा निबंधात्मक में जाएगा, कौन सा लघुत्रात्मक में जाएगा, इसलिए आपको इस चीजों पे फोकस करना है। तो ये रही अपनी यूनिट 3, ये थोड़ी सी बड़ी है इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करना है। अब अपन आते हैं यूनिट 4 पे। देखो मैंने पहले भी कहा है, यूनिट वाइज पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया प्रणाली है आपके पास, बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा। यूनिट वाइज कंटेंट क्लियर होता जाएगा आपका और मार्किंग अच्छी आने की संभावना रहेगी। अब मैंने देखा कि आपको अभी बताया कि यूनिट जो 3 है वो इंपोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा थे आपके पास। पर यूनिट 4 जो है 3 के बजाय, वो 4 आपके लिए गोल्डन चांस है। 3 सवाल आते हैं और 3 ही टॉपिक है। अब आप समझ जाओ क्या चीज है। यूनिट 4 बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। छोटी यूनिट है, इसमें है क्या? प्रथम विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति, और पेरिस शांति समझौता। क्या है चीज, इस चीज को समझ लो। 3 ही टॉपिक है, कितनी बढ़िया चीज है कि आप जो इधर उधर क्वेश्चंस हार्ड के चक्कर में रहते हैं वो चीजें, तो इनमें से भी 3 आने हैं और 3 कंटेंट अपने पास है। तो इन चीजों को क्लियर ही कर लो, आपके पास किसी को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ना किसी के भरोसे बैठने की जरूरत है। प्रथम विश्व युद्ध में आपको सिर्फ कारण और प्रभाव पढ़ने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं, ये चीज पढ़नी है और लगभग संभावनाएं हैं इसकी। दूसरा, बोल्शेविक क्रांति को समझाइए। रूसी क्रांति है ये 1917 वाली, इसको समझाना है आपको। तो बोल्शेविक क्रांति के पीछे क्या कारण थे, क्या क्या मुख्य घटनाएं घटित हुई है, उन चीजों को समझाना है, तो वो आएगी बोल्शेविक क्रांति में। और तीसरी चीज है पेरिस शांति समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज दिन तक के जितने पेपर बने हैं उन सब प्रश्नों में पेरिस शांति समझौते का उल्लेख 100% हुआ है। पेरिस शांति समझौते में भी अलग अलग खंडों में जो संधियां हुई है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संधि हुई थी वर्साई की संधि। इसलिए आपके कहीं पर वर्साई की संधि लिखा हुआ है तो उसी को पढ़ना है। ये वर्साई की संधि 1919 की है, जो पेरिस शांति समझौते का एक महत्वपूर्ण भाग था। तो वर्साई की संधि से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ था तो वो हुआ था जर्मनी को। और ये वर्साई की संधि आने वाले द्वितीय विश्व युद्ध को तैयार करने का भूमिका निभाती है। यानी जो बैकग्राउंड बना, जो आधार बने, जो कारण बने, वो सब कारण वर्साई की संधि में छुपे हुए थे। हिटलर का उदय हुआ, यानी नाजीवाद क्यों आया, उसके पीछे भी वर्साई की संधि है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंफर्म कर लो। वर्साई की संधि गारंटेड आएगी। वर्साई की संधि की जगह नाम आ जाए पेरिस शांति समझौता, तो इनकी शर्तों को यही है और इसका सिर्फ एक ही चीज बनती है और वो है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या पूछा जाएगा? और वो क्या है, संधि की शर्तें क्या थी, क्या पूछा जाएगा? और शर्तें कैसी, राजनीतिक शर्तें थी, प्रादेशिक शर्तें थी, आर्थिक थी, सैनिक गतिविधियां थी, सब में क्या क्या चीजें रखी गई जर्मनी के साथ, उन चीजों को पूरी तरह से तैयार करना है। तो ये वर्साई की संधि 1919 या पेरिस शांति समझौता 1919 आने की पूरी संभावना है। आप इसको क्लियर कर लो। एक ही सवाल है, पेरिस शांति समझौता लिख करके वहां पर अगर आपके पास वर्साई की संधि लिखा हुआ है तो ये चीजें इसको याद करना है। ये आएगा ही आएगा। बोल्शेविक क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध 3 ही कंटेंट है अपने पास। और सवाल कितने आते हैं? 2+1 के रूप में, एक निबंधात्मक, 2 लघुत्रात्मक, तो 3 ही है और 3 टॉपिक ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये पूरे की पूरी यूनिट्स क्लियर कर लो, ये आपके गोल्डन चांस के रूप में सामने आएंगे। इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं, तो आप इसको क्लियर कर लो। ठीक है, अब आते हैं अपन यूनिट 5 पे। मैं जो यूनिट वाइज चल रहा हूं उस यूनिट वाइज के टॉपिक के ऊपर आप विशेष फोकस करना। यही आपका सिलेबस है और सिलेबस के आधार पे ही मैं पूरी चीजें बता रहा हूं, अपने मोस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, उन चीजों को भी आप एक बार
देख लो। देखो यूनिट फिफ्थ है। फिफ्थ में अपने पास आ जाएगा वर्साई की संधि के बाद दो चीजों का उदय हुआ, नाजीवाद एवं फाशीवाद का उदय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सारी घटनाएं हुई, उनमें ये भी है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी घटना हुई थी, राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की उपलब्धियां एवं इसकी असफलताएं। ये असफल क्यों हुआ, तो असफलताएं पूछी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रसंघ आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, और एक आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। कितने, 4 टॉपिक है अपने पास, कोई यूनिट ये भी बड़ी नहीं है, और 4 में से 3 आने ही आने हैं। पहला क्या है, नाजीवाद और फाशीवाद अल्टरनेट है भाई, इनमें से एक चीज आएगी, दोनों नहीं आएगी। या तो नाजीवाद के लिए पूछा जाएगा या फाशीवाद के बारे में पूछा जाएगा, तो इनका याद कर लेना, नाजीवाद क्या था या फाशीवाद क्या था। फाशीवाद जब भी पढ़ोगे तो मुसोलिनी आएगा, नाजीवाद जब भी पढ़ोगे तो हिटलर आएगा। तो वो हिटलर के बारे में पूछ सकता है और मुसोलिनी के बारे में पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिटलर की जितनी सारी नीतियां थी वो सब इसी में है, पूरी तरह से वो इसी से प्रभावित है। तो नाजीवाद या हिटलर सेम चीजें हैं, फाशीवाद और मुसोलिनी सेम चीजें हैं। मुसोलिनी के बारे में पढ़े तो उसका प्रारंभिक भूमिका पढ़नी है, और फाशीवाद के बारे में उसके लिखना है, क्योंकि फाशीवाद को लेकर के ही मुसोलिनी आया और वहां नाजीवाद को लेकर के ही हिटलर आया है। तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए अपना कंफ्यूजन नहीं रखना है। नाजीवाद में जो भी लिखा जाएगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, फाशीवाद में जो भी लिखा जाएगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, आएगा एक ही। तो आपके सामने एक ऑप्शन तैयार पड़ा है, दोनों में से एक आना ही आना है, तो दोनों को क्लियर कर लो। 2 में से एक आ रहा है तो। दूसरी चीज है राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की उपलब्धियां पूछी जाती है कि इन्होंने क्या क्या चीजें में काम किया, और एक इसकी असफलता है, क्योंकि ये असफल हुआ था, उस असफलता में क्या कारण रहे वो पूछा जाता है। तो इनकी असफलताओं के पीछे क्या भूमिका रही उनको पूछा जाएगा। तो एक राष्ट्रसंघ के बारे में। एक है द्वितीय विश्व युद्ध, इसके भी आपको याद रखना है कारण एवं परिणाम। ज्यादातर तो कारण ही पूछे जाते हैं, प्रभाव तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये नहीं कहता कि भाई यही पढ़ने हैं, पर ये चीज तय करके चलो, जब शॉर्ट ही अपने पास कंटेंट है, कारण परिणाम ही है, तो दोनों तैयार करके ही जाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम पूछने हैं। फिर आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में ही पूछा जाएगा कि एक तो इसका संगठन पूछा जाता है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या इसके संगठन पूरा बना हुआ, कैसे बना हुआ, क्या क्या इसमें मुख्य मुख्य अंग है उसके बारे में, और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। कैसी भूमिका, विश्व शांति में। इसमें विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका थी, या संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या कार्य रहे, क्या क्या उपलब्धियां है, वही उपलब्धियां और इसके विश्व शांति में योगदान एक ही चीज है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 चीजें पूछी जा सकती है, या तो संगठन को पूछा जाएगा या इसकी भूमिका को, यानी इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही है। ये अपने पास यूनिट 5वीं है। तो कितने कंटेंट है, 1 2 3 और 4। 4 में से कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो 3 तो फिक्स है, तो 2 लघुत्रात्मक, 1 निबंधात्मक। इसमें भी नाजीवाद फाशीवाद में से अल्टरनेट है, एक आएगा। राष्ट्रसंघ पूछा जाएगा तो इसकी उपलब्धियां और असफलताएं पूछी जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो कारण और परिणाम पूछा जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संगठन को याद करना है अलग से, और एक इसकी उपलब्धियां। आज दिन तक ज्यादातर संगठन ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी अपने किसी भरोसे नहीं रहना है। प्रश्न सेट बनाने वाला पता नहीं कैसा हो, उसके दिमाग में जो चीज आएगी उस हिसाब से वो दे सकता है। तो अपने तो पूरे कंटेंट को क्लियर करना, अपने मोस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, भूमिका और उपलब्धियां। अब आप अगर यहाँ तक तैयारी करते हो, ये कंटेंट ही थे, इतनी तो आप एक सीरीज ला करके पढ़ रहे हो, उसमें 20-20 25-25 सवाल तैयार कर रहे हो, 25 सवाल तो यहाँ भी नहीं बन रहे। अगर इतनी खासी तैयारी आप इस चीज पे करो यूनिट वाइज, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छी मार्किंग आ जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने पूरे कंटेंट को क्लियर कर रखा है। और सीरीज में पढ़ोगे तो सिर्फ मोस्ट पढ़ रहे हो, फिर गारंटी नहीं कि आपने कौन सा छोड़ा कौन सा नहीं छोड़ा, यूनिट में क्या चीज ली क्या नहीं ली। इसलिए आप यूनिट वाइज करो, मेहनत उतनी की उतनी है, पढ़ना उतना ही है, तो यूनिट वाइज पढ़ा करो, आपका अच्छा परिणाम निकलेगा। थोड़ा जो मेहनत है उस मेहनत को परीक्षा हॉल में आपके पूरी तरह से आपको फल मिलेगा उसको, और आपको लगेगा कि ये सवाल आए हैं। मैंने जो चीज बताई है, मैंने प्रथम प्रश्न पत्र में भी बताया था, मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोग पहले भी नोट डाउन नहीं किया था, आपने पेपर भी आपके पास उपलब्ध है, और आपके पास
वीडियो भी अवेलेबल है 2 दिन पहले का, तो दोनों को मैच कर लो। क्या प्रथम प्रश्न पत्र में नहीं आए थे सवाल जो यूनिट वाइज मैंने बताए थे? वैसे का वैसे मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि सेकंड पेपर में भी आपको इसको फोकस करना है। सवाल लगभग आएंगे और आने, इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ आने का, क्योंकि मैं मोस्ट के चक्कर में नहीं हूँ। मैं पूरे कंटेंट को क्लियर करवा रहा हूँ और यूनिट से बाहर यानी कोर्स से बाहर तो सवाल आता नहीं, और कोर्स के बारे में मैंने पूरी चीजें बता दी है आपको। तो आप इन चीजों पे फोकस करें। बहुत बढ़िया पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर बहुत हार्ड होता है, इसमें मार्किंग कम आती है सबके, इसलिए इस पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर जो इसको यूनिट वाइज कंटेंट क्लियर कर देगा उसके बहुत बढ़िया फायदा है, और जो 2-2 नंबर के सवाल है वो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। 10 लघुत्रात्मक है और 5 निबंधात्मक है, यानी 15 सवाल तो आने ही आने हैं, और वो 15 इन्हीं में से आएंगे जैसे जैसे मैंने यूनिट को बताया है। आप एक चीज जरूर क्लियर कर लेना, यूनिट नंबर 2, 1, 2 और 4 नंबर ये बहुत कम कंटेंट को लेकर के है। उस कंटेंट में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पहली, दूसरी और चौथी जो यूनिट है उस पर ज्यादा फोकस करना। वहां कंटेंट कम है, और कंटेंट कम है तो लगभग संभावना ज्यादा रहेगी। और तीसरी में तो चौथी यूनिट्स में तो अपने पास टॉपिक ही 3 है और 3 सवाल आने, तो वहां तो फिक्स वाली चीज ही है कि यही है आपके पास, इसलिए इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है आपको। आपका जो प्रश्न पत्र है वो अच्छे से जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आपने इस हिसाब से अगर तैयारी कर ली, अपने जो पढ़ा है उस प्रश्न पत्र को पूरी तरह से आपने जो पढ़ाई की है उसको इसके हिसाब से सेट कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं। अगर नहीं है तो उसको आज जरूर तैयार करना, कल आपके बहुत बढ़िया पेपर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।